हाँ जी बेटा, करें स्टार्ट। देखो, हमने दो फेजेज के बारे में पढ़ लिया था। किस किस के बारे में पढ़ा? प्रोफेज और इसके अलावा मेटाफेज, है ना। कि जब हमने प्रोफेज के अंदर पढ़ा तो क्या स्टडी किया कि जो इंटरफेज होती है उसमें क्या रहते हैं, थ्रेड्स पड़े रहते हैं। थ्रेड्स जब एक दूसरे के साथ कंडेंस होना शुरू होते हैं तो वो किसकी फॉर्म में आ जाते हैं? क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड के फाइनली वो बना लेते हैं क्रोमोजोम्स, और न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है? डिजनरेट। उसके बाद लेट प्रोफेज में जो पेरिफ्री, देखो बीच सेंटर में नहीं है, पेरिफ्री में जितने भी जो क्रोमोजोम्स है वो सारे के सारे घूम जाते हैं, और मेटाफेज पे सेंटर में तो हमने ये पढ़ा था कि जो ये ऊपर और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसके कंपेयर में जो ये बीच वाला हिस्सा है इसका जो डायामीटर वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो जिसका ये डायामीटर ज़्यादा होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि मेटाफेज की जो खासियत होती है वो यही होती है, क्रोमोजोम्स जितने भी रहते हैं, ये देखो कि जब इनकी सेंट्रोमियर की बात करेंगे, ये वाली जो ऊपर वाला हिस्सा ये इससे मान लो फॉर एग्जांपल जो क्रोमोजोम है वो इस वे में है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड है, और एक क्रोमेटिड है ये। अब क्या रहेगा बेटा कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से, तो इस तरह पैरेलली जितने भी जो क्रोमोजोम्स है वो सारे के सारे हो जाते हैं अरेंज। ये होती है मेटाफेज। साइंटिस्ट क्रोमोजोम की जो स्टडी करते हैं वो मेटाफेज के टाइम पर ही करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा? अब जो ये स्ट्रैंड्स है यानी कि जो ये माइक्रोट्यूब्यूल के जो फाइबर्स है ये छोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार डायग्राम ध्यान से देखना बेटा कि एनाफेज के टाइम पे इनकी जो शॉर्टनिंग है जैसे ही स्टार्ट होती है खींचना शुरू हो जाते हैं, और जब खींचना शुरू हो जाते हैं तो ये देखो क्रोमोजोम्स हाफ हाफ हो जाते हैं। हाफ हाफ होने का मतलब कि जो क्रोमोजोम इस तरह थे अब वो कैसे हो जाएंगे? ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और जो ये वाला हिस्सा रहता है वो क्या हो जाता है? नीचे की तरफ। दैट मीन्स ये देखो इनकी शॉर्टनिंग हुई, हाफ हाफ होने लग गए, और फाइनली जो लेट एनाफेज होती है ये देखो जो भी फाइबर्स वगैरह रहते हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। यही जो चीज़ है ये हम पढ़ेंगे अब किसके अंदर? यहाँ ये देखो बेटा, एनाफेज दो स्टेजेस कौन कौन सी? एनाफेज 1 और एनाफेज 2। क्या कहता है कि जो सेंट्रोमियर होती है, सेंट्रोमियर मतलब ये है, अब ये सेंट्रोमियर डिवाइड करेगी तभी तो ये जो क्रोमोजोम्स एक दूसरे से क्या होंगे? सेपरेट होंगे। तो कह रहा है बेटा कि जो सेंट्रोमियर रहती है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से जो क्रोमैटिड्स हैं वो जो ये पेयर में थी ये अलग अलग हो जाती हैं, और दोनों ही क्रोमैटिड की दो सेंट्रोमियर, इसकी भी अपनी खुद की सेंट्रोमियर बन जाती है और इसकी भी अपनी खुद की ही सेंट्रोमियर बन जाती है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब ये क्या रहता है कि जो दोनों क्रोमैटिड है एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे। रिपेल करना मतलब ये ऊपर की तरफ जाने लगेगी और ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। फाइनली ये दोनों जो रहती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। अब जब ये एक दूसरे से सेपरेट तो होती हैं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि जब ये स्टार्टिंग में ये देखो बेटा इंटरजोनल फाइबर्स सेपरेट जरूर हुई हैं, लेकिन जो ये आपको फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं इन्होंने इनको क्या कर रखा है? एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर रखा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि ये डॉटर क्रोमैटिड्स बनी, डॉटर क्रोमोजोम्स जरूर बने हैं, लेकिन जो इंटरजोनल जो फाइबर्स है वो उनको कनेक्ट किए हुए रखते हैं। स्पिंडल एलोंगेट होना शुरू हो जाता है, सेंट्रोमियर की अपनी अपना पाथ बन जाता है, और इसकी वजह से वो लोग कैसे अपीयर होती है? वी शेप, एल, जे या आई। क्यों? क्योंकि सेपरेट होंगे तो उनकी शेप जो रहती है वो अलग अलग होती है। क्लियर? ये ऐसा किस लिए? क्योंकि हमें पता है कि जो क्रोमोजोम्स है वो कई टाइप के हैं, मेटा, सब मेटा, एक्रोटिलो। तो अगर मेटा सेंट्रिक क्रोमोजोम्स एक दूसरे से अलग होंगे इस टाइम पे तो उनकी शेप कैसी बनेगी? वी। सब मेटा में बनेगी एल, एक्रो में बनेगी जे, और टीलो में बनती है आई शेप। दूसरी फेज कहता है एनाफेज बी। जैसे ही एनाफेज बी यानी कि एनाफेज खत्म होने को आती है, जो दोनों दो ग्रुप बन गए, एक हिस्सा ऊपर की साइड चला गया, एक हिस्सा नीचे की साइड, यानी कि जो दोनों पोल रहते हैं वहाँ पर जो क्रोमोजोम्स है वो क्या कर जाते हैं बेटा? मूव।
मोस्टली अब जो फाइबर्स वगैरह रहते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, डिसअपियर होने लग जाते हैं। और जो नंबर और ये जो क्रोमोजोम थे यानी कि जितने पेरेंट में थे अब वो इक्वल होना वहां पर स्टार्ट करेंगे। फाइनली आती है टेलोफेज। टेलोफेज का क्या मतलब होता है, द स्टेज विच इज रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज की रिवर्स होती है कि देख कैसे कि जो दो ग्रुप बने वहां पर क्रोमोजोम के वो अब एक दूसरे को रीऑर्गेनाइज करेंगे न्यूक्लियस के अंदर, एक दूसरे को रीऑर्गेनाइजेशन। एनाफेज में जो चीजें अलग हुई थी टेलोफेज के अंदर वही चीजें एक दूसरे के साथ आएंगी। क्रोमोजोम्स यहाँ पर एलोंगेट कर जाएंगे और जैसे ही क्रोमोजोम्स एलोंगेट करेंगे वापिस से क्रोमेटिन। ये देखो यहाँ पर ये सेपरेट सेपरेट जरूर हुए थे लेकिन टेलोफेज के टाइम पे इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कर ली। कैसे, जैसे यहाँ पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन हुई थी सेम टेलोफेज से ये रिलेटेड है। तो ये क्या कहता है बेटा, ये सारे काम होने लग जाते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन NOR और सैटेलाइट क्रोमोजोम्स बताए थे। सैटेलाइट क्रोमोजोम्स कौन से थे, जहां पर एक कंस्ट्रिक्शन के अलावा हमें एक से ज़्यादा देखने को मिलती है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो चुकी थी वो वापस से आने लग जाती है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स खत्म हो जाते हैं नियरली, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो वापस से बन जाते हैं। एनिमल सेल्स में जो एस्ट्रे यानी कि जो काम कहाँ पर प्रोफेज के टाइम पे जो शुरू हुआ था सेम जो कंडीशन वहाँ पर जो डिसअपियर हुई थी वो यहाँ पर क्या होने लग जाती है, रीअपियर होने लग गई। यानी कि न्यूक्लियस का हो गया डिवीजन की जो दोनों सेल्स रहती हैं वहां पर न्यूक्लियस आ गया। और जैसे ही न्यूक्लियस आता है फाइनली साइटोप्लाज्म भी क्या कर जाता है बेटा, डिवाइड कर जाता है। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ये देखो पहले तो ये हुआ फिर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाद में यहाँ बीच में आ जाती है कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन आएगी ऐसे, ये देखो कि ये जो फाइबर्स है ये डिसअपियर होने लग गए। लेकिन लेट टेलोफेज में अगर हम नोटिस करेंगे, ये देखो बेटा एस्ट्रल रे डिसअपियर होने लग गई, स्पिंडल्स के जो फाइबर्स थे वो डिसअपियर होना शुरू हो गए, है ना। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियोलस आने लग गया। अब कैरियोकाइनेसिस हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए, अब दो सेल्स भी बन जाएंगे। यानी कि फाइनली होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होने लग जाएगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और जो एक सेल थी उससे दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। जो दोनों डॉटर सेल्स रहती हैं उसमें हर चीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स वगैरह में भी क्लीवेज यानी कि वो भी अपने नंबर को डबल करने लग जाते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन कहता है कि जो ये साइटोप्लाज्म का जो साइटोकाइनेसिस होती है ये प्लांट और एनिमल सेल्स में हमें अलग अलग देखने को मिलती है। ऐसा क्यों, साइटोप्लाज्म तो डिवाइड कर रहा है प्लांट में भी और एनिमल में भी, लेकिन दोनों जगह अलग अलग है। ऐसा क्यों, ये देखो सेंट्रल इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ स्पिंडल गेट चेंज इनटू डेंस फाइब्रस स्ट्रक्चर कॉल्ड द मिड बॉडी। यानी कि बीच वाला जो हिस्सा था अब वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मिड बॉडी के अंदर। माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह जितने भी रहते हैं मिडल रीजन के वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे चले जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में इनवेजिनेशन उसी के अंदर स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, एक तरह से वो अंदर ही अंदर डिवाइड करती है जिसको कि बोलते हैं क्लीवेज साइटोकाइनेसिस। प्लांट में क्या होता है, सॉलिड सेल वॉल होने की वजह से या तो उसमें क्लीवेज होती है या सेल प्लेट मेथड क्लीवेज लोअर में, कि जिस तरह वो एनिमल्स के अंदर हुआ कैसे कि जो दोनों सेल्स थी, जो सेल थी उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो बीच में से डिवाइड होना शुरू हुआ, दोनों में एक एक न्यूक्लियस है और फाइनली वो एक दूसरे से सारी चीज़ों के साथ में सेपरेट हो जाती है। और जो सेल प्लेट मेथड होता है बेटा ये सबसे कॉमन होता है। स्पिंडल कुछ टाइम के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इस वे में। जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं प्लांट मेथड, सेल प्लेट मेथड सॉरी। तो एक बार ध्यान से देखना, जो सबसे पहला डायग्राम है बेटा डॉटर न्यूक्लियस है लेकिन इनके जो फाइबर्स है वो सेपरेट नहीं हुए,
फ्रेगमोप्लास्ट यानी कि सबसे पहले वेसिकल्स बने, फिर बी डायग्राम देखो, बी डायग्राम में आपको दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ऊपर की साइड जाती हुई, एक नीचे की साइड आती हुई, इनवेजिनेशन हुआ तो सेल प्लेट बनती है, और सेल प्लेट क्या करती है, दो प्लांट सेल्स को एक दूसरे से अलग करती है। गोल्जी जो एपरेटस, ध्यान से सुनना, जो गोल्जी एपरेटस रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वेसिकल्स वगैरह को बना देते हैं, और जो ये वेसिकल्स बनते हैं कहाँ पर, यहाँ बीच सेंटर में, इनको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब क्या हो जाता है बेटा, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती है, इनकी ये डबल है, ये देखो ये मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज हो जाती है तो इसको हम नाम देते हैं सेल प्लेट या मिडल लैमेला। याद करो, मिडल लैमेला हमने सेल वॉल के अंदर पढ़ा था। क्लियर बेटा। अब जो ये मिडल लैमेला रहता है ये सेंट्रीफ्यूगली क्या करेगा, ग्रो करने लगता है, और इसके बाहर और अंदर की साइड दूसरी सेकेंडरी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी जब बनेगी तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फाइनली ये जो दो प्लांट सेल्स रहती है उनको एक दूसरे से कर देती है सेपरेट। क्लियर। इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट्स रहते हैं उसमें जो साइटोकाइनेसिस है वो कैसे होती है, तो जब आप बुक में देखोगे आपको प्लांट साइटोकाइनेसिस, एनिमल साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस भी करना है, प्लांट में जो माइटोसिस होती है या जो एनिमल में माइटोसिस होती है वो भी करनी है। आगे आता है क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का। एक सेल की ग्रोथ, उसमें जितने भी जो कंपोनेंट है उनको मेंटेन करने का काम, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पेरेंट सेल से डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए क्रोमोजोम्स का, सेल्स की रीजनरेशन, उसकी रिपेयर, हीलिंग, इन सब में माइटोसिस ही इन्वॉल्व रहती है। क्लियर। नेक्स्ट जो सेल डिवीजन आता है उसको हम नाम देते हैं मियोसिस, लेकिन जो मियोसिस होती है इसको बोलेंगे रिडक्शनल सेल डिवीजन। वहां पर 2n से 2n कंडीशन बनती है। 46 क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में, तो वो जो दो सेल बनी उनमें 46 है, लेकिन मियोसिस में एक सेल से दो सेल तो बनती है बेटा, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, which occur in a diploid cell and give rise to 4 haploid cell। एक सेल से 4 तो बनती हैं, ठीक है, एक सेल से 4 तो बनती है, लेकिन मान लो जो पहली वाली सेल जिसमें डिवीजन होना स्टार्ट हुआ था उसमें थे 46 नंबर क्रोमोसोम, लेकिन जो 4 बनी उनमें होंगे 23 नंबर। क्लियर। हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर टू द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर रहता है वो हाफ रहता है। मियोसिस जो टर्म थी दैट वाज गिवन बाय फार्मर एंड म्यूरे इन 1905। क्लियर। तो जब हम बात करेंगे इसके अंदर इंटरफेज की, वो मियोसिस से पहले ही होती है, माइटोसिस की इंटरफेज से सिमिलर होती है, सिर्फ एक चीज नहीं होती, एस फेज इज प्रोलॉन्ग्ड, काफ़ी लंबी होती है। क्यों? क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, लेकिन जो G2 फेज होती है या तो होती नहीं है, और अगर होती है तो बहुत कम होती है। ये ही वो टाइम पीरियड रहता है जब एक क्रोमोसोम के अंदर दो जो क्रोमेटिड्स वगैरह रहती है वो बन जाती है। क्लियर। तो जब हम मियोसिस की बात करते हैं बेटा, मियोसिस की जब बात करेंगे तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, मियोसिस को दो फेजेस के अंदर डिवाइड कर रखा है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्या होती हैं, कैसी होती हैं, क्यों इनको दो नाम मिले, ये हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।